साहब मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में एक शख्स है और एक राज्य है। शख्स के तौर पर योगी आदित्यनाथ हैं और राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश है। दरअसल पिछले एक महीने से देश की राजनीति में जो चर्चा का विषय रहा वो कर्नाटक का चुनाव रहा। कर्नाटक में क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, इसको लेकर राजनीतिक स्तर पर कयासबाजी चलती रही। दांव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख तो थी ही, इसके अलावा कांग्रेस के लिए भी करो या मरो की स्थिति थी। परिणाम आया, कांग्रेस ने कमाल की जीत हासिल की और उस पर चर्चा भी पर्याप्त तौर पर हुई। लेकिन इन सब के बीच में एक और कमाल हुआ और वो कमाल उत्तर प्रदेश में हुआ। वो उत्तर प्रदेश जहां पर लंबे अरसे से किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला करता था। अगर स्पष्ट बहुमत मिला करता था तो 5 साल में ही जनता को उससे मोह भंग हो जाया करता था। उस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का प्रदर्शन लगातार कर रही है वो अपने आप में हैरत में डाल देने वाला है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम ने कमाल किया था, जिसके तहत 80 लोकसभा सीटें देने वाले उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई थी। 2019 में भी वो करिश्मा दोहराया गया। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड बहुमत हासिल किया था। पर 2017 के बाद जब 2022 में एक बार फिर विधानसभा चुनाव थे तो कश्मकश थी। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की रैलियों में जबरदस्त तरीके से भीड़ उमड़ रही थी, उसके चलते लोग अनुमान लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बदलाव होने जा रहा है। पर बदलाव हुआ नहीं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। फिर आज हम बात क्यों कर रहे हैं? ये बात तो 2022 की थी। बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इसी दौरान नगरीय निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए और नगरीय निकाय चुनाव का रिजल्ट भी उसी दिन आया जिस दिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आए। कर्नाटक में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर समूचे विपक्ष का मानो सूपड़ा साफ कर दिया। 17 नगर निगम हैं उत्तर प्रदेश में। 17 के 17 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इससे पहले जब चुनाव हुआ था उस समय पर 2 शहर जीतने में बहुजन समाज पार्टी ने कमाल किया था, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल गए। नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों के मुकाबले करीब 2 सीटें हासिल की। नगर पंचायत में भी यही स्थिति है। तो आज हम 2 हिस्सों में बात करेंगे। पहली बातचीत तो उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम है, साथ साथ उपचुनाव में भी कमाल हुआ। जब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव तो उसके साथ में जालंधर में उपचुनाव था लोकसभा का और उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव था। उनमें से एक सीट तो बेहद प्रतिष्ठा का प्रश्न थी क्योंकि वो रामपुर इलाके में आती थी। वो रामपुर इलाका जो आजम खान का गढ़ माना जाता था। आजम खान ने चुनावी सभाओं में बाकायदा ऐलान किया था कि 150 करोड़ के आबादी वाले भारत का कोई भी शख्स आ जाए यहाँ स्वार विधानसभा सीट पर, यहां मैंने वो काम किया कि कोई और जीत कर दिखा दे। और कमाल हो गया। आजम खान देखते रह गए, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां पर चुनाव जीत गया। कैसे हो गया? दूसरी सीट 96 थी मिर्जापुर इलाके के अंतर्गत, वहां पर रिंकी कोल ने जीत हासिल कर ली। तो दोनों ही उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के गठबंधन ने जीत हासिल की। तो आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ की भविष्य की संभावनाओं पर और नगरीय निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के प्रदर्शन पर। हमारे साथ इस रोचक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और योगी आदित्यनाथ की भविष्य की संभावनाओं पर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर कुछ बातचीत करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि सफलता का यदि कोई रहस्य है तो वो है तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलता से सीखना। कॉलिन पॉवेल, प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक, उन्होंने ये बात हमें विचार के तौर पर दी। अब हमारी जिम्मेदारी इसे जहन में रखें और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। चंद्रेश सिंह जी भी हमारे साथ में जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और इन सब के बीच में अपनी तटस्थ राय देने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर प्रदेश की राजनीति से बेहद नजदीकी से परिचित प्रमोद गोस्वामी जी। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत हम हरीश श्रीवास्तव जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बयान सुनेंगे योगी आदित्यनाथ का। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। नगर पंचायतें
पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में नई नगर पंचायतों का गठन भी हुआ है। जो बड़ी ग्राम पंचायतें थीं और 20,000 की आबादी से अधिक की आबादी के जो ग्राम पंचायतें थी उन्हें नगर पंचायत के रूप में विकसित करके नगरीय सुविधाओं से आच्छादित करने का जो अभियान था, उसी क्रम में लगभग 112 से अधिक नए नगर निकाय गठित हुए थे। कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। ये सभी रुझान इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि 4 करोड़ 32 लाख मतदाताओं ने यानी 6 करोड़ से अधिक आबादी नगर निकाय में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है। ये चीजें दिखाती हैं कि डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ भी मुग्ध हैं अपनी जीत पर हरीश श्रीवास्तव जी, जानने का विषय यह है कि देश के स्तर पर जब भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जो कुछ भी आता है उसे नरेंद्र मोदी के करिश्मे के तौर पर देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो जीतें हासिल हो रही हैं, इसको क्या माने, भाजपा की सफलता या योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व और कृतित्व की जीत, इसे समझना चाहते हैं। थोड़ा रोशनी देंगे। देखिए, आदरणीय आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सम्मानीय सुशील और जिस तरह से उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के जन जन की समृद्धि खुशहाली के लिए काम किया है, जिस तरह से एक संवेदनशील मुखिया के बतौर वो प्रत्येक नागरिकों की कठिनाइयों में उनके साथ खड़े रहे हैं और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए काम किया है। विकास की बहुत सारी संभावनाओं को उन्होंने उत्तर प्रदेश के द्वार करने परिश्रम के माध्यम से खोले हैं। तो उसका प्रभाव तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन के मन में है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की पल्स आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बन चुके और वो पार्टी की जब सरकार होती है तो सरकार का मुखिया और पार्टी कोई अलग अलग नहीं होती। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय महामंत्री संगठन, सभी लोग सम्मिलित रूप से भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व में सब लोग काम करते हैं, लेकिन मुखिया का, उसके विजन का, उसके परिश्रम का निश्चित रूप से गुणगान तो होगा ही, क्योंकि श्रेय तो निश्चित रूप से उनके निर्देशन में काम हो रहा है, उनके नेतृत्व में काम हो रहा है, तो नेतृत्व को श्रेय जाएगा और जनता जनार्दन का अभिनंदन है। तो हरी जी थोड़ा और विस्तार देते हैं इसको, नेतृत्व को श्रेय जाएगा, सामूहिक मेहनत, वो तो ठीक है। गुजरात में भी ऐसे ही काम हुआ करता था और गुजरात से ही आवाज निकली थी कि जो प्रदेश में हो रहा है वो देश में होना चाहिए, इसलिए नरेंद्र मोदी को देश के नेता के तौर पर देखा जाने लगा था। क्या माने हम, समय आ गया है जब योगी आदित्यनाथ को भी देश के भविष्य की उम्मीद के तौर पर देखा जाए? देखिए, ये राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, राष्ट्र जीवन हो, ये समय अपने आप तय करता है और भारतीय जनता पार्टी में कौन लीड करेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, कौन नेतृत्व करेगा। पहली बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये सवाल ही कहाँ खड़ा होता है अभी। और दूसरी बात यह तो पार्टी का नेतृत्व जो कर रहा है वो एक जिस तरह से पूरी दुनिया के फलक पे आन बान शान
के साथ भारत खड़ा है और पूरी देश की समृद्धि खुशहाली के लिए काम कर रहा है, तो ये तो पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, उनके दिशा निर्देश में काम हो रहा है। आप इतने अचकचा से क्यों गए हरीश श्रीवास्तव जी मेरे सवाल पर? भाई अभी तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो अभी ये सवाल कहाँ है भाई? 2004, 5, 8, 10, 12, 13 माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी मौजूद थे, माननीय राजनाथ सिंह मौजूद थे, माननीय नितिन गडकरी नेतृत्व दे रहे थे। इसके बीच में भी देशवासियों के बीच नरेंद्र मोदी को लेकर उम्मीद जाग गई थी। हमने सवाल कर लिया, जिस उत्तर प्रदेश में आप बैठे हैं वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके संदर्भ में देश के स्तर पर कहीं उम्मीद होने लगी है? आपको लगता है ऐसी संभावना, या खारिज करते हैं ये आदमी एक राज्य के ही लायक है, राज्य पे काम कर रहा है, ज़्यादा आप उम्मीद मत करो, और बड़े नेता हमारे पास में हैं जो दिल्ली के स्तर पर नेतृत्व दे लेंगे? ऐसा है हरीश जी? नहीं, उम्मीद स्वाभाविक है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व, पार्टी की जो सर्वोच्च बॉडी है, सर्वोच्च संस्था जो है, वो इन सब विषयों को तय करता है। वो निर्णय जब करेगी, माननीय मोदी जी भी जब उनको नेतृत्व चुनाव में 2014 के चुनाव में उनको सौंपा गया तो पार्टी ने तय किया, तो इसलिए उसमें मैं कोई थोड़ी टिप्पणी कर सकता हूँ। कमाल है हरीश जी, आप जो है जनभावनाओं को लेकर कोई टिप्पणी करने के लायक भी नहीं समझ रहे अपने नेता के संदर्भ में। हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ की संभावनाओं को लेकर आप कहीं उत्साहित हो गए कि हाँ ऐसा नेता है, ऐसा व्यक्तित्व है जिसको लेकर ऐसा देखा जाना चाहिए। बहरहाल मैं चंद्रेश सिंह जी के पास आता हूँ और चंद्रेश जी आपसे जानना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ क्या उत्तर प्रदेश को अपने प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी अब उत्तर प्रदेश की सियासत नहीं बल्कि अपने आप को राष्ट्रीय छवि देने की कोशिश में, छोटी से छोटी घटना का भी विस्तार ऐसा होता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय हो जाए? क्या कहते हैं चंद्र जी? हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं जी, उनके भविष्य को लेकर हमसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो तो भाजपा के प्रवक्ता बेहतर जवाब दे सकते हैं जी, हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि निकाय को लेकर आपने बातें शुरू की जी, उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो जीत हुई है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाता है। जी, इसका श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश प्रशासन को जाता है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने डंडा के बल पर, कलम की ताकत के बल पर निकाय का चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने निकाय चुनाव जीता। इसलिए उत्तर प्रदेश प्रशासन को निकाय चुनाव में भारी जीत के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और रही बात योगी आदित्यनाथ जी के राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करते हैं, तो कर्नाटक के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ने खूब प्रचार किया जाकर, और जिन विधानसभाओं में जाकर उन्होंने प्रचार किया वहां पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। इससे ये पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ जी न तो अभी राष्ट्रीय नेता हैं और ना ही दूर दूर तक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने की उनकी कोई संभावना है। और इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रीय नेता का एक राष्ट्रीय सोच होता है, एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण होता है, एक समग्र दृष्टिकोण होता है। योगी आदित्यनाथ जी जब बात करते हैं, जब अपना बयान देते हैं, उनका जो अप्रोच होता है, उनका जो दृष्टिकोण होता है, वो बड़ा संकुचित और अपने आप में सीमित दृष्टिकोण होता है। तो मुझे नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो कहीं से ठीक है, यदि उनसे उत्तर प्रदेश ठीक से नहीं चल रहा है। पूरा निकाय चुनाव इन्होंने इनकाउंटर पर बिता दिया जी। और कर्नाटक का चुनाव ये बजरंग बली के नाम पर लड़ रहे थे और वहां पर हमने नारा दिया कि जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली, और बजरंग बली ने सभी भ्रष्टाचारियों को परास्त कर दिया कर्नाटक में। कर्नाटक के चुनाव के बाद जी ये देश की राजनीति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है जी। कि अब जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर राजनीति नहीं होगा। देश में जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वोट पड़ेगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ये हमारी भविष्यवाणी है और योगी आदित्यनाथ जी का भविष्य अब 2024 के बाद आपको ज्यादा दिखाई नहीं देगा। चंद्र जी, आपने काफी कुछ बातें कही, मुझे जाना है रविदास जी के पास, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें आपके बयानों के संदर्भ में। जो उत्तर प्रदेश में आप बैठे हैं वहां पर बैठकर आप ये दावा कर रहे हैं कर्नाटक की जीत के बाद कि 2024 में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है देश में। उत्तर प्रदेश में एक अदद लोकसभा सीट है आपकी, वो भी रविदास मेहरोत्रा जी की पार्टी की कृपा से, जो रायबरेली से प्रत्याशी नहीं देती है।
80 सीटें देने वाले उत्तर प्रदेश में एक जीत के लिए भी बैसाखी के मोहताज कांग्रेस देश में सरकार बना लेगी उत्तर प्रदेश के बगैर, थोड़ा समझना चाहूंगा। एक दूसरा, आपने कहा कि क्या बात करते योगी आदित्यनाथ की, उनसे तो उत्तर प्रदेश नहीं संभलता, वो देश के संभालेंगे, दृष्टिकोण नहीं है। और आप अभी हमें यहाँ पे बधाई दे रहे हैं। भाई ये जो जीत हुई है ना नगरीय निकाय की, ये प्रशासन की जीत है। भाई प्रशासन का मुखिया कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो उस आदमी की तो ऐसी पकड़ है कि उसने आप सबको पानी पिला दिया और देखो जीत दिला दी। आप यहाँ पे बैठ के खुद बधाई दे रहे हो और साथ में दावा कर रहे हो कि भाई इनकी तो पकड़ नहीं है। दूसरा सवाल है विनम्रता पूर्वक चंद्र जी। और तीसरा और आखिरी सवाल आपसे इसी संदर्भ में जानने का ये है कि क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि उत्तर प्रदेश से अपने पर फैलाने की कोशिश अब योगी आदित्यनाथ करने लगे हैं? देश के संदर्भ में वह अब एक संभावनाएं देखने लगे हैं। तो तीन विषयों पर अगर आपसे दृष्टि मिले तो मैं रविदास जी के पास चलूं। बिल्कुल, मैं तीनों बात का जवाब, पहली बात का जवाब मैं, अभी आपने कहा कि लोकसभा में हमारी एक 2009 की समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन गया और समाजवादी पार्टी को लगता था कि कांग्रेस कुछ नहीं करने वाली, 25 से ऊपर सीटें हम लेकर आए, लोग देखते रह गए। आप देखिएगा इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी रणनीति 50 से अधिक सीट उत्तर प्रदेश में जीतने की है और हम जीत कर रहेंगे। दूसरी बात, आपने दूसरा प्रश्न किया निकाय चुनाव के संबंध में। हमने कहा प्रशासन का मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ जी है। यही मैं समझाना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पंचायत के मुद्दे हैं, उस पंचायत के मुद्दे पर, निकायों के मुद्दे पर, सड़क पर, नाली पर, खड़ंजा पर, पुलिया पर चुनाव नहीं लड़ा। हमने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, इन्होंने पंचायतों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया और पुलिस ने थाने के बल पर, एसडीएम के बल पर, तहसीलदार के बल पर ये निकाय चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के थानों को निकाय चुनाव जीतने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। मेरा अप्रोच आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ जी राष्ट्रीय नेता है या नहीं, ये हिमाचल के चुनाव में पता चल गया, ये कर्नाटक के चुनाव में पता चल गया, महाराष्ट्र के चुनाव में भी पता चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने गलत तरीके से सरकार गिराई, यदि उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा नहीं दिए होते तो सरकार बहाल हो जाती। तो जो राष्ट्रीय नेता होता है उसका एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण होता है। और हिमाचल अभी तत्कालिक चुनाव, हिमाचल का चुनाव और कर्नाटक का चुनाव बता दिया कि उत्तर प्रदेश से बाहर योगी आदित्यनाथ जी का कोई जनाधार वगैरह नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जी का कोई जनाधार नहीं है देश के बाहर। खामखा में इतनी उम्मीदें ना बांधी जाएं। चंद्रेश जी ने बताया, हरीश श्रीवास्तव जी को थोड़ा साहस मिला होगा कि भाई हम भी ज़्यादा कुछ नहीं बोले उनकी राष्ट्रीय भूमिका के संदर्भ में। और देखो चंद्रेश जी तो बोल ही रहे हैं कि कुछ है ही नहीं तो क्यों पूछने की बात है। पर मेरे साथ में रविदास मेहरोत्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी क्या योगी आदित्यनाथ की मदद करने के लिए ही है, ये सवाल जहन में आने लगा है। जिस प्रकार से जनता समाजवादी पार्टी के प्रमुख की रैलियों में पहुंचती है, वोट जब आते हैं तब वैसे दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है रविदास जी? थोड़ा पहले तो यही समझा दें हमें। देखिए समाजवादी पार्टी लगातार जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करती है जी। और जो जनता के मुद्दों को लेकर के रैलियां होती हैं, उन रैलियों में ऐतिहासिक भीड़ होती है। और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने। हम पूरे देश में गैर भाजपाई जो पार्टियां, संगठन हैं, उनको जोड़ करके और केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश करने का काम कर रहे हैं। और जो रैलियों में भीड़ हो रही है वो आप देख रहे हैं, इस बात का प्रतीक है कि अखिलेश यादव जी के प्रति जनता का स्नेह और विश्वास बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो नगर निकाय के चुनाव जीतने का काम किया है, इसमें बड़े पैमाने पर धांधली और बेईमानी हुई है। वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी करने का काम करी है। जो समाज के दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक हैं, बड़ी संख्या में उनके वोट काटने का काम हुआ है। और ये चुनाव पूरा लड़ा गया है, प्रशासन ने लड़ा है। इंस्पेक्टर जो है वो वार्ड का अध्यक्ष हो गया था, एसएसपी बीजेपी का महामंत्री हो गया था और डीएम जो है वो बीजेपी का अध्यक्ष हो गया था। तो इस तरीके से प्रशासन तंत्र के माध्यम से, सत्ता और धन बल के माध्यम से
ये नगर निकाय के चुनाव भाजपा ने जीते हैं। अब राष्ट्रीय मुद्दों पर 2024 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हटेगी और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी, क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। मैं रुकूंगा रविदास जी, बात केवल नगरीय निकाय पे हम नहीं कर रहे। ये सारी बातें तो आप विधानसभा चुनाव के संदर्भ में साल भर पहले भी कह रहे थे। परिणाम क्या आया? आपके मुकाबले 2.5 गुना सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश जी की इतनी लोकप्रियता के बाद तो किसको ज्यादा लोकप्रिय माने, योगी आदित्यनाथ को या अखिलेश यादव को? क्या ठीक माने, योगी आदित्यनाथ का प्रशासन, शासन पद्धति या समाजवादी पार्टी की कार्य पद्धति? थोड़ा समझाएंगे हमें। इस जीत को तो आपने थानों के हवाले कर दिया, विधानसभा चुनाव में जीत किसके हवाले करेंगे? देखिए, हमारा आपसे स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी और धांधली करके चुनाव जीती है। और अगर कहीं पर भी आप रैली का मुकाबला कर लीजिए तो योगी आदित्यनाथ की मीटिंग से कई गुना बड़ी मीटिंग अखिलेश जी की होती है। और समाज के शोषित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, ये सब जो हैं आज सपा के साथ हैं और बीजेपी के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर देती है और चुनाव के समय नफरत फैला करके प्रशासन और सत्ता और धन बल का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का काम करती है। लेकिन अब चुनाव मुद्दों पर होंगे। अब 2024 में राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी। रविदास जी थोड़ा रुकिए ना, मुद्दे तो आपके पास पहले भी हैं। आप कहना है कि ये तो बाहुबल से, धन बल से, ध्रुवीकरण से चुनाव जीत जाते हैं। तो ये चीजें क्या 2024 में नहीं रहेंगी जो आप इतनी उम्मीद बांधने लगे हैं? 2024 में हम सफल होंगे कैसे? जिन चीजों से ये चुनाव जीतते हैं आपके अनुसार वो छिन जा रहे हैं क्या इनसे? जी रविदास, लोकल मुद्दे अलग होते हैं। लोकल जो होते हैं वो लोकल मुद्दों पर चुनाव हुआ था, अब राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा। अब जनता महंगाई पर वोट देगी, बेरोजगारी पर वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से जो वादे किए थे वो किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है और जनता को भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय स्तर पर मोह भंग हो गया है। ये नगर निकाय के चुनाव आप जानते हैं चुनाव कैसे हुए थे, चुनाव कैसे हुए थे जिला पंचायत के और उसके। तो इसलिए जो है वो जनता कई जगहों के ऊपर जनता को वोट डालने से रोका गया, उनके वोटर लिस्ट में नाम काट दिए गए, बड़े पैमाने पर धांधली करने का काम किया, प्रशासन का गलत इस्तेमाल करने का काम किया, पैसे के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से जो है वो भाजपा ने नगर निकाय चुनाव जीतने का काम किया है। पूरा काम जो है धांधली से किया। ये आपने हमें समझाने की कोशिश की रविदास जी। मुझे आना है प्रमोद गोस्वामी जी के पास, उससे पहले एक सवाल और कर लेता हूँ। नगरीय निकाय की जीत को तो आपने धांधली का हवाला कर दिया, विधानसभा चुनाव में जीत के संदर्भ में आपने ध्रुवीकरण की बात कह दी। अब एक ही सवाल मेरे पास और बचा है। रामपुर आजम खान का गढ़, मतलब समाजवादी पार्टी का गढ़ ढह गया भाई। 60 सीट पर पानी भी नहीं मांगा आप लोगों ने। आजम खान चिल्ला रहे थे, कोई माई का लाल हरा के तो दिखा 150 करोड़ में, हरा दिया ठीक ठाक तरीके से। इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे तो फिर मैं प्रमोद जी के पास चलूं। कैसे हराया जी? देखिए कैसे हराया जी। आपके पत्रकार वहां पर मौजूद रहे होंगे, जो लोग वोट डालने निकले, जब उनका वोट देखा कि ये वोट जो है सापा का वोट है, मुस्लिम वोट है, अल्पसंख्यक वोट है, तो उनको डंडे मार के भगाने का काम किया। गलियों में पुलिस लगा दी गई और बड़े पैमाने पर प्रशासन का दबाव बना दिया गया। कमाल की बात कह रहे हैं रविदास जी, मतलब अगर मुसलमान है तो वही समाजवादी पार्टी का वोट है। इतना ध्रुवीकरण हो गया है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। विचार कीजिएगा आपकी दलील क्या है। पर मैं अब प्रमोद जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में चाहे विधानसभा में, चाहे लोकसभा में और अभी नगरीय निकाय के संदर्भ में उपचुनाव में जीत को प्रशासनिक दम पर जीत के रूप में देखा जाए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की करिश्माई जीत के रूप में देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक नेतृत्व के तौर पर देखा जाए,
या योगी आदित्यनाथ के रूप में एक करिश्माई व्यक्तित्व हासिल हुआ है, उसके रूप में देखा जाए? किस रूप में देख रहे हैं प्रमोद जी आप? डॉक्टर हिमांशु जी, इस पूरे जो डिबेट हो रही है और जो आपने सवाल किए हैं जी, इसको खाली आपके विचार सूत्र जो आपने आज रखा जी, तैयारी और मेहनत, जी, मुझे लगता है कि शायद विपक्ष की ये विचार सूत्र इसको समझना चाहिए। जो आज आपने विचार सूत्र रखा ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, 2 शब्द हैं जी, लेकिन इसके गूढ़ अर्थ हैं जो आपने रखा है हिमांशु जी। जी। देखिए, जहां तक नगर निकाय चुनाव की बात हो, विधानसभा की चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की बात हो, ये तीनों ले लीजिए। अगर आप देख लें नगर निकाय के चुनाव को, मैं ये बात मान भी लूं सेक फॉर आर्गूमेंट जी, कि इसमें मतदाता की सूचियों में गड़बड़ी हुई, मतदाता काटे गए, प्रशासनिक इसमें गड़बड़ियां की गई, ये सारी चीजें। सवाल फिर ये उठता है कि मतदाता सूची में अगर नाम इनके जानबूझ के काटे गए विपक्षी दलों के, तो क्या विपक्षी दल जब ये मतदाता सूची बन रही थी तो ये सो क्यों रहे थे? जी। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, लगभग हिमांशु जी लगभग 40 साल मुझे भी पत्रकारिता में हो गए जी, रिपोर्टर से लेके और एडिटर तक रहा जी। तो मुलायम सिंह जी जब मतदाता सूची बनने को होती थी, चाहे विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे लोकल बॉडीज की हो जी, वो जब कार्यकर्ता पहुंचते थे पार्टी कार्यालय में तो उनको डांटते थे और उसको कहते थे तुम यहाँ क्या करने आए हो, पहले ये जाके देखो कि मतदाता सूची में तुम्हारे मतदाताओं के नाम हैं कि नहीं है। क्या ये किया गया? जी। इस पर ये मेहनत की जरूरत है और ये सोचने की तैयारी की जरूरत है। ये वाक्य सूत्र आपका। दूसरी बात जो ये बात कही कि वहां स्वार में वहां डंडे फटकारे गए, और तो आजमगढ़ भी लोकसभा सीट थी जी, वहां मतलब वहां जब ये हुआ तो वहां भी जो अखिलेश जी की थी वो भी सीट हरी जी। 2 बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप ले लें जी, एक तो अखिलेश जी हैं जी, और एक आजम खां साहब हैं। आजम खां साहब के क्षेत्र में भी वो डंडे फटकार दिए गए और अखिलेश जी के वहां भी सीट हार गई। और यहाँ प्रशासनिक तहसीलदार और ये जैसा कि रविदास जी ने कहा जी, देखिए इससे चुनाव इस आधार पर नहीं जीते जा सकते हैं। और दूसरी बात मैं एक और इससे बड़ी चीज मैं कह दूं कि अगर आप देखिए कि इस लोकल बॉडीज के चुनाव में मुख्यमंत्री ने 4-4 जिलों को एक-एक दिन में कवर किया है, उनके उप मुख्यमंत्रियों ने 3-3, 4-4 जिले कवर किए हैं, मंत्रिमंडल पूरा जुटा रहा है, संगठन उनका लगा रहा है, कार्यकर्ता दोपहर में भागते रहे हैं जी। तो सवाल ये नहीं है, ये विपक्ष में है, ये आरोप लगते रहेंगे। सवाल ये है कि हमें इस पर भी विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए, विचार सूत्र पर ध्यान देना चाहिए जी। कि मतलब आप मतदाता सूची को आप ठीक नहीं कराएंगे और प्रचार में आपके दल के लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, इनके लीडर्स कितने निकले, कितनी रैलियां की उन्होंने। मैं थोड़ा सा उलझन में आ रहा हूं प्रमोद जी, आप जो समीक्षा कर रहे हैं उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो भाजपा के हिस्से में जीत आ रही है वो विपक्ष की अकर्मण्यता के चलते आ रही है, विपक्ष के निकम्मेपन के कारण से आ रही है। शब्द को अन्यथा ना लिया जाए, मतलब योगी आदित्यनाथ कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। योगी आदित्यनाथ की जगह कोई और भी हो तो भी ये जीत हासिल होती, क्योंकि विपक्ष को सक्रिय नहीं है। या आप मानते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी का गुजरात में मुख्यमंत्री बनना एक परिवर्तन के तौर पर हुआ, एक करिश्मा हुआ, और वो करिश्मा राज्य से निकलकर देश तक फैल गया, योगी आदित्यनाथ भी कमोबेश उसी राह पर बढ़ रहे हैं, अपने आप को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। लार्जर देन लाइफ, पार्टी से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं। क्या इस आकलन के साथ में आप हैं या आप इस आकलन को खारिज करते हैं? हिमांशु जी, पहले तो मैं एक बात इसमें जो आपने पहले कही, आपने जो पहला सवाल पूछा जी,
पहला वाला सवाल रिपीट कर दीजिएगा। मतलब ये जो जीत हासिल हुई ये योगी आदित्यनाथ के करिश्मे के कारण से नहीं बल्कि विपक्ष के निकम्मेपन के कारण से हासिल हुई। मैं यही बिल्कुल ठीक, मैं यही बात, मेरा सवाल यही था और यही मैं बताना चाहता था मैं कि विपक्ष को अपनी तैयारियों पर, अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, वो शायद नहीं की और ये कारण था। अच्छा, और मैं दूसरी बात, जो ये बात कही जाती है कि इस बार ये चुनाव में 2.5 गुना या 2 गुना जीत गए, तो 17 में भी तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे जी, और उसके बाद जो है वो वही भाजपा की सरकार थी जी, तब 2.5 गुना क्यों नहीं हुए? जी, नहीं हुए ना जी। तब तो खाली मेयर के चुनाव में 16 में से 14 जो है वो भाजपा के पास थे और 2 बसपा पे, अलीगढ़ और मेरठ 2 बसपा पे थी जी। बाकी पे तो समाजवादी पार्टी का बड़ा की बढ़त थी और समाजवादी पार्टी के चाहे पंचायत हो चाहे नगर पालिका के हो, उसमें समाजवादी पार्टी की वहां पर मजबूती थी जी। लेकिन इस बार ये नहीं हुआ। तो इसलिए कहीं ना कहीं विपक्ष का अपनी कमजोर पक्ष है, उसको ये कह के नहीं, ये चीजें हो सकती हैं, हुई होंगी, सत्तारूढ़ ये या कोई भी चुनाव हो उसमें सत्ता पक्ष जो होता है उसका कहीं ना कहीं अपर हैंड होता है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी सी घालमेल हो जाती है, वो चाहे सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो या कोई भी रही हो, ऐसा नहीं है, सत्ता पक्ष का एक एडवांटेज होता है। लेकिन सवाल यह है कि आप अपने गलती को, अपने नकारापन को ये कह के ठीकरा फोड़ दें, ये शायद आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं जी। आप अपनी कमजोरियों को दुरुस्त कीजिए। आप कितने निकले, आपके कार्यकर्ता कितने निकले, आपने कितनी रैलियां की, आपके नेताओं ने कितनी भागदौड़ की, सवाल सबसे बड़ा ये है। अब आप आ जाइए जो आपने योगी जी को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कही है डॉक्टर साहब, एक बात तो ये, जैसे गुजरात का आपने उल्लेख किया कि मोदी जी वहां से निकल के आ गए, उस समय अडवाणी जी भी थे, बाकी और बड़े सुषमा स्वराज भी थी, बाकी बहुत से लोग थे, लेकिन वो वहां से निकल के आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कि योगी जी का एक अब राष्ट्रीय कद हो गया है और ये सवाल योगी जी की यहाँ की कार्यशैली और उनके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस या जो स्टैंड लिया उस स्टैंड पे कायम रहना, ये शायद उनकी बड़ी पहचान बन गई है और वही है। आप देख लीजिए, ये सवाल ये नहीं है, सवाल के पार्टी उनको सारे, चाहे इससे पहले लोकसभा चुनाव रहा हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव कहीं होते हो देश में, लेकिन वहां योगी जी को वहां बुलाया जाता है। उनकी शायद यहाँ की जो उन्होंने एक उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने यहाँ, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस का मामला हो, इस मामले को लेके जो देशव्यापी, खाली भारतीय जनता पार्टी में नहीं, जनता में एक इमेज बनने का काम हुआ है योगी जी का। लेकिन प्रधानमंत्री के रेस में आदमी की आकांक्षाएं तो होती हैं, भले ही कुछ भी कोई कहे, लेकिन उस रेस में तो वो अब आ ही गए हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं कि उनको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाने लगा है। और वहां और हर प्रमुख चुनाव में योगी जी को बुलाने का मतलब ही यही है कि उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। प्रमोद जी ये बात कह रहे हैं, मैं वापस आता हूं हरीश श्रीवास्तव जी, जिसको लोग महसूस कर रहे हैं उसे आप क्यों नहीं महसूस कर पा रहे? थोड़ा इसके विषय में बताएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जो व्यक्ति एक मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को साबित कर पाने में कामयाब रहा है, उसको पार्टी के स्तर पर, शीर्ष स्तर पर भी मौका मिलना चाहिए? इस विचार के संदर्भ में एक कार्यकर्ता होने के नाते, प्रवक्ता के नाते नहीं, कोई भावना आपकी? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं जी। पहली बात तो मैं चंद्रेश जी का और आदरणीय मेहरोत्रा जी की बात का जवाब दे दूं जी, और उसके बाद फिर आपकी बात का जवाब दे जी। देखिए, श्रीमान चंद्रेश जी और आदरणीय मेहरोत्रा जी ने जो बात कही, मुझे लगता है कि ये विपक्ष की एक रवायत बन गई कि जब वो हार जाता है तो प्रशासन तंत्र पे, सरकार पे तरह तरह के मिथ्या आरोप गढ़ता मरता है। कांग्रेस पार्टी की आज सरकार बन गई कर्नाटक में, उनको बहुमत मिल गया,
तब इन्होंने कहीं नहीं कहा कि साहब ईवीएम में गड़बड़ी की गई। और अगर खुदा न खास्ता ये हार गए होते तो ये कहा जाता कि साहब वो तो भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ियां कर दी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि साहब हम उत्तर प्रदेश में 50 सीट खड़ा जीत के ले जाएंगे, चंद्रेश जी भी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी इतनी सीटें जीतेगी। मैं तो चंद्रेश जी से पूछना चाहता हूँ कि 50 प्रत्याशियों की सूची भी है उनके पास कि नहीं? विधानसभा चुनाव का तो अभी हुआ है, कितनी सीटें उनके पास है? और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट को कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कितना महत्व देता है, वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थानीय निकाय का चुनाव कम महत्वपूर्ण नहीं है, सहकारिता का चुनाव हुआ कम महत्वपूर्ण नहीं होता। उसके पहले क्या इनके नेतृत्व से कोई आकर के इन चुनावों में जनता जनार्दन के साथ कोई संवाद किया हो जी? और समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है भाई उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान अखिलेश जी, वो छोटे मोटे चुनाव में जाते नहीं है। तो हम सामंती व्यवस्था में नहीं जी रहे हैं, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, जनतंत्र में जी रहे हैं, जो जनता के द्वारा और जनता के लिए। भारतीय जनता पार्टी उसको प्रतिबद्धता के साथ पूरी हमारा नेतृत्व पूरा करता है। और दूसरी बात, आपने जो सवाल किया, देखिए मैं एक सेंटेंस में आपकी बात का जवाब दे देता हूं जी। एक कहावत है कि आम आदमी की आवाज खुदा का नक्कारा होती है जी। तो स्वाभाविक रूप से जिसमें वो नेतृत्व क्षमता होगी, आदरणीय योगी जी पूरे देश में जाते हैं, पूरे देश में उनकी डिमांड है, राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर तो वही है, पूरे देश में लोग उनको सुनना चाहते हैं और सभी प्रदेशों में उनके कार्यक्रम रखते हैं। लेकिन आपका रिपोर्टर ये नहीं बता सकता कि साहब हमारे चैनल का, हमारे मीडिया का चीफ एडिटर कौन होगा, ये वो उसकी हिमाकत नहीं है वो बता दे। हम एक मर्यादा से जुड़े हैं, कार्यकर्ता के नाते भी, प्रवक्ता के नाते भी, तो उसकी अभिव्यक्ति तो करना, उस मर्यादा को लागना होगा। लेकिन ये अवश्य है कि जो जनता जनार्दन की आवाज होती है वो स्वाभाविक रूप से उभर करके आ जाती है। अरे जी, जनता जनार्दन की जो आवाज आ रही है ना, वो क्यों आ रही है? चलो इस पर कोई सी रोशनी दे दीजिए आप। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री इसलिए आवाज है, या योगी आदित्यनाथ के कामकाज की शैली में कुछ अनोखापन है, कुछ अलग बात है, जिसके कारण से ये बात है? उनकी जो दृढ़ नेतृत्व है, उनकी जो कार्य क्षमता है और जो उनकी संकल्पना है जी, जिस तरह से वो अहर्निश काम करते रहते, जब तक लोग सो के नहीं उठते तब तक वो लोगों से अपना 7 बजे सुबह वो अपना काम शुरू कर देते हैं। और मैं कोरोना काल की जिक्र करूं, जब लोग घर से निकलना में भयभीत होते थे तो वो जाकर मेडिकल कॉलेजों का दौरा कर रहे थे। तो ये जो व्यक्ति का जो आत्मबल है और जिस तरह से वो जनता जनार्दन के लिए वो अहर्निश काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका तो वो एक आवाज बनती ही है, उसके जो परिणाम आते हैं, वो जैसा काम करते हैं उससे तो आवाज बनती ही है। मैं वापस चंद्रेश जी के पास आता हूँ। जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रहते हुए आपको विधानसभा में दहाई तक नहीं पहुंचने दिया, अगर हम नगरीय निकाय के संदर्भ में बात करें, भाई इन्होंने बड़ी अराजकता की, आपने ये बताया। थाने को आप बधाई दे ही चुके हैं, पर थाना, पुलिस अधिकारी, डीएम, इन सब के होते हुए भी समाजवादी पार्टी ने नगर पंचायत में 76 सीटें जीत ली साहब। समाजवादी पार्टी ने नगर पालिका में 35 सीटें जीत ली। पर आप जो अगले साल 80 में से 50 सीटें जीतेंगे लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, वो कुल मिलाकर नगर पालिका में 4 सीटें जीत पाए, और नगर पंचायत की बात करें तो 13 सीट जीत पाए हैं। चंद्र जी, कितनी गंभीरता से लेना चाहिए आपकी बात को?
नहीं, बिल्कुल गंभीरता से बात मेरी की है। ऐसा नहीं है कि 2004 और 2009 में केंद्र में सरकार बनाई तो उत्तर प्रदेश नगर चुनाव में हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। कांग्रेस की राजनीति थोड़ी अलग तरह की होती है। पंचायत में हमने चुनाव लड़ा, मजबूती से लड़ा, है ना। लेकिन जनता के मूड में, जनता के बीच में ये मैसेज था, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं कि लड़ाई या तो सपा बस भाजपा और बस सपा में है, या फिर लड़ाई जो है निर्दल बनाम है। और निर्दलियों ने भी देखा कि निकाय चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो निकाय चुनाव के परिणाम से लोकसभा के चुनाव को न जोड़ा जाए। मैंने कहा कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने डराकर धमकाकर जीतने की कोशिश की है, और जहां दूसरे दलों के कार्यकर्ता प्रत्याशी मजबूत थे वहां मजबूती से उन्होंने लड़ा और जीत भी हासिल की है। लेकिन लोकसभा का चुनाव एक अलग चुनाव होता है। वो राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ा जाएगा, महंगाई पर लड़ा जाएगा, बेरोजगारी पर लड़ा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर लड़ा जाएगा, स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन दूना हो गया, उस पर लड़ा जाएगा। तो उसका एक मुद्दा अलग है और बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी देश। चलिए हम कभी इस पर बात करें चंद्रेश जी की लोकसभा में कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करेगी। अभी थोड़ा योगी आदित्यनाथ पे रह लेते हैं। बतौर कांग्रेस प्रवक्ता योगी आदित्यनाथ को आप क्या देखते हैं? आदित्यनाथ का ये आखिरी चुनाव है और इसके बाद उनका राजनीतिक मटियामेट हो जाना है, क्योंकि 2024 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है जी। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का जिस तारा को आप उगता हुआ देख रहे हैं उससे हम डूबता हुआ देख रहे हैं। और जहां तक योगी आदित्यनाथ जी के साथ की बात है, भारतीय जनता पार्टी से अलग हर चीज पर जमानत जब्त हो गई थी जी। और ये लोकसभा में भी मुख्यमंत्री रहते हुए इनका पहला चुनाव था लोकसभा, गोरखपुर में इनका प्रत्याशी हार गया जी। तो ये कोई मैटर नहीं है कि किसी एक चुनाव जीतने से उनका पूरा भविष्य बन जाता है या देश में पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेता हो जाते हैं, राष्ट्रीय नेता। यदि वो राष्ट्रीय नेता हो तो हिमाचल में जितने विधानसभा सीटों पर उन्होंने प्रचार किया सब में भाजपा हारी। कर्नाटका में जितना विधानसभा सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। अच्छा, तो चंद्रेश जी आपने एक बड़ा अच्छा दृष्टिकोण दिया, मतलब आप जैसा बुद्धिमान प्रवक्ता मेरे साथ है, बड़ा ज्ञानवर्धन मेरा हो रहा है कि राष्ट्रीय नेता वही कहलाएगा जो चुनाव प्रचार में जाए और वो सीट पार्टी जीत जाए। तो ये प्रियंका गांधी, ये राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी, इनको क्या मोहल्ले के स्तर का नेता माने? बुरा मत मानिएगा, ये जो सोनिया गांधी जी है ना, ये कर्नाटक में केवल एक विधानसभा सीट पर प्रचार करने के लिए गई थी, हुबली में, जहां से जगदीश शेट्टर चुनाव लड़ रहे थे। और जब पार्टी ने 136 सीटें जीती है ना चंद्रेश जी, पर वो जगदीश शेट्टर वाली सीट जो है कांग्रेस हार गई। तो सोनिया गांधी को क्या माने? ब्लॉक स्तर का नेता? कोई राष्ट्रीय स्तर की नेता होती तो चुनाव जीतना चाहिए था। आप ही ने पैमाना दिया है, योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं वहां पर जीतना चाहिए था, नहीं जीते। तैयार है आप? हाँ, मेरी जवाब सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक में जितने जिलों से होकर गुजरे उसमें भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीटों पर चुनाव जीती है और सभी सीटों पर चुनाव हार गई है जी। ये बताता है कि राष्ट्रीय नेता कौन है जी। राष्ट्रीय नेता वो होता है जो राष्ट्रीय मुद्दों को जानता है, समझता है और बखूबी उस पर सवाल पूछता है जी। और जवाब देता है। योगी आदित्यनाथ जी का महंगाई पर कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पर बोल सकते हैं, इसके अलावा कोई एक टॉपिक नहीं है जिस पर ये भाषण दे लें। और सदन के अंदर जो माफिया और गुंडा की तरह भाषण देने का कार्य करते हो, मुझे नहीं लगता कि देश के सबसे बड़े जो है हाउस में उनको जाने का कोई नैतिक आधार भी बनता है। देश का प्रधानमंत्री होना कोई सामान्य बात नहीं है। अब कह दे कि कोई गांव का प्रधान जीत जाता है तो मुख्यमंत्री बनने के लायक हो जाए, कोई गांव में 5 बार 6 बार लगातार प्रधान बन जाए तो मुख्यमंत्री बनने के लायक हो जाए। तो देश जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का लगातार 2 बार मुख्यमंत्री चुना गया, पहली बार में तो वह चेहरा नहीं थे पर दूसरी बार तो चेहरा भी थे, पर वो इस लायक नहीं है तो उस स्तर के व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बना दिया जाए, ये चंद्रेश जी की राय है। चंद्रेश जी ने ये भी हमें बताया कि देखो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत जिन इलाकों से गुजरे उनमें भाजपा केवल 2 सीटें जीती और देखो कांग्रेस कितना जीत गई। पर चंद्रेश जी ने मुझे जवाब नहीं दिया। सोनिया गांधी 4 साल बाद चुनाव प्रचार के लिए निकली, पर जिस सीट पर गई वो हार गई, उनको किस स्तर का नेता माना जाए? चंद्रेश जी विचार करके बताना। पर हम रविदास जी के पास आते हैं और रविदास जी आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप नहीं मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में योगी आदित्यनाथ
जिस प्रकार से पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, अब वो राज्य स्तरीय नेता से राष्ट्रीय स्तर का नेता होने की कोशिश कर रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या आकलन है? या आपको लगता है कि नहीं, उनकी महत्वाकांक्षा ये नहीं है, वो तो राज्य की राजनीति में ही रमे रहना चाहते हैं? क्या देख पा रहे हैं आप? क्या नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती मिल रही है? और नरेंद्र मोदी को ना भी माने अमित शाह को कोई चुनौती मिल रही है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार में पूर्ण रूप से फेल हो गए हैं जी, क्योंकि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, जो है कानून का राज नहीं है। दूसरी बात, कोई विकास काम सारे ठप हैं। जो बातें करी कि हम जो है गड्ढा मुक्त सड़क कर देंगे, कहीं गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुई, और तमाम समस्याओं से जो है उत्तर प्रदेश सरकार उनको हल नहीं कर पाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जहां पर जिस प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना होता है, वहां योगी आदित्यनाथ जी की मीटिंग लगाते हैं, और जहां पर नफरत फैलाने की बातें करनी होती हैं, वहां पर उनकी वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए वहां उनकी सभाएं होती हैं। और जहां भी जिस सभाओं में वो गए हैं, वो कोई चीज सीट भी उनकी जीती नहीं है। दूसरी बात ये है कि उनमें आकांक्षा है बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, लेकिन जो है वो अभी मेरे हिसाब से जो है जब उत्तर प्रदेश में ही वो सफल नहीं हो पाए हैं, तो वहां पर आगे की कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी नहीं, इसलिए मोदी या योगी आदित्यनाथ में कौन बनेगा इसका सवाल ही नहीं उठता है। इस बार तो केंद्र में निश्चित रूप से गैर भाजपाई सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है। रविदास जी, आप तो बहुत अनुभवी नेता हैं भाई। आपने कहा ये योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश में फेल हो गए, ये सफल कौन होता है उत्तर प्रदेश में? भाई अखिलेश यादव ने 5 साल सरकार चलाई थी, फिर चुनाव में गए और हार के विपक्ष में बिठा दिए गए, अभी तक विपक्ष में बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लेकर 2022 तक सरकार चलाई, जनता के बीच में गए, फिर से प्रचंड बहुमत के साथ वापस आ गए। अब इसके बाद में आप थोड़ा हमें समझाओ, क्या आप जैसा अनुभवी व्यक्ति हमें मिला हुआ है ना, तो हम समझना चाहते हैं ये सफल और असफल किसे माने? अखिलेश यादव को सफल माने या योगी आदित्यनाथ को सफल माने? थोड़ा हमें समझाइए। हाँ, हम बता दे रहे हैं, हम लोग चाहे सत्ता में आए या नहीं आए, हम लोग नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग धार्मिक उन्माद पैदा नहीं करते हैं, हम जो है भाई से भाई को लड़ाते नहीं हैं। हम सत्ता में आए चाहे नहीं आए, हम प्यार से आएंगे, हम नफरत की राजनीति से नहीं आएंगे, हम भाई और भाई को जोड़ करके आएंगे, हम सब धर्मों का सम्मान करके आएंगे, हम किसी धर्म का अपमान करके सत्ता में नहीं आना चाहते हैं। हम सब धर्मों का सम्मान करके, दलित का, शोषित का, पिछड़े वर्ग का, कमजोर वर्ग का, अल्पसंख्यक का, सबको साथ लेकर के सत्ता में 2012 में आए थे, और हम लोगों ने 5 साल सरकार चलाई, और 5 साल में जितने विकास के काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं आज तक कभी नहीं हुए। तो फिर रविदास जी, आपको सरकार से निकाल क्यों दिया जनता ने? क्यों बाहर खड़ा कर दिया आपको? देखिए, हमने आपसे बताया ना, हम लोग जो हैं नफरत नहीं करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक उन्माद पैदा किया, धार्मिक उन्माद में लोग मुद्दे को भूल गए, लोग महंगाई को, बेरोजगारी को भूल गए, लोग भूल गए विकास के काम को, और धार्मिक उन्माद में आकर के उन लोगों ने जो है लोगों ने वोट करा दिया। रविदास जी ने कुल मिलाकर एक काम की बात बोली है जिसे बहस का विस्तार देना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं करते, केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का औजार बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल लोगों को विभाजित करने के संदर्भ में करती है। प्रमोद जी, इत्तेफाक रखते हैं इस आकलन के साथ में? योगी आदित्यनाथ की क्या पहचान? हाथ में त्रिशूल, बस इतना ही है, इसीलिए याद करते हैं योगी आदित्यनाथ को। ये सरकार में सख्त प्रशासन, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम, अपराधियों के खिलाफ अभियान, विकास के लिए प्रतिबद्धता, इनसे क्या वास्ता योगी आदित्यनाथ का? आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि चंद्रेश जी और रविदास जी ने तो हमें यही बताया है। नहीं, वो उनका अपना विचार हो सकता है, विपक्ष अपना आलोचना करता है, वो करना चाहिए। सार्थक आलोचना करने में ज़्यादा आनंद आता है। खैर, मैं जो ये बात, इस बात को मैं जो हमारे रविदास जी ने कही, वो पुराने और मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं,
और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, उनको देखा भी है, उनका संघर्ष भी देखा है। वो ये बात तो सही कह रहे हैं, या इसमें कुछ दम हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। वो ध्रुवीकरण का उनका सीधा कहने का मतलब ये है। मैं इस बात से उनकी सहमत हो सकता हूँ, या सही बात प्रमोद जी थोड़ा रुकते हैं। ये भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, आप केवल इतने पे रहना चाहेंगे? और समाजवादी पार्टी क्या करती है, थोड़ा इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? बात पूरी होनी चाहिए ना। सुनिए, मैं पूरी कहने जा रहा हूं, आप सुनिए तो प्रतीक्षा कर लीजिए थोड़ा सा। डॉक्टर साहब, मैं यही बात कहने जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की राजनीति से जो कह रहे हैं मैं सहमत हो सकता हूं जी, लेकिन ये बात विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि पिछले 50 वर्षों से जो इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है जी, तो क्या वो सही है? और अगर तुष्टीकरण की राजनीति सही है तो फिर ध्रुवीकरण की राजनीति गलत क्यों है? जी, सवाल यह है कि जो हमको सूट करता है वो सही है, जो आपको सूट करता है वो गलत है। तो ये जो दिक्कत आज राजनीति की विडंबना ये है डॉक्टर साहब जी, कि जो एक शुचिता की राजनीति, मूल्यों की राजनीति और सिद्धांत की राजनीति तिरोहित हो गई है जी। अब तो सत्ता हमको चाहिए, चाहे वो तुष्टीकरण से मिले और चाहे ध्रुवीकरण से मिले जी, चाहे धार्मिक उन्माद से मिले और चाहे जातिगत राजनीति से मिले जी। तो ये जो एक विकृति पैदा हो गई है, अब उस विकृति में मतलब हम भी चोर हैं, आप भी चोर हैं। अब वो हम कह रहे हैं आप चोर हैं, आप कह रहे हैं हम चोर हैं, लेकिन ये तो देखिए कि चोर तो हम आप दोनों हैं जी। इस ईमानदारी से कहने में क्या दिक्कत होती है जी। लेकिन न, सत्ता चाहिए, एन केन प्रकारण चाहिए जी। वो चाहे हमको अपराधीकरण के माध्यम से मिले, चाहे जातिगत के माध्यम से मिले, चाहे तुष्टीकरण के माध्यम से मिले और चाहे ध्रुवीकरण के माध्यम से मिले जी। तो इसमें अगर आप देखें तो हमाम में नंगे सभी हैं कहने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैं आखिरी बातचीत के लिए आपसे सवाल कर देता हूं प्रमोद जी, योगी आदित्यनाथ को क्या देखें? नरेंद्र मोदी की शख्सियत और योगी आदित्यनाथ की शख्सियत में कुछ समानताएं मिलती हैं। दोनों ही पारिवारिक रूप से बंधनों से मुक्त हैं। दोनों के संदर्भ में एक ईमानदार व्यक्तित्व की छवि रही है। वर्तमान में अडानी के साथ मित्रता के लेकर बातें होती हैं, पर नरेंद्र मोदी के संदर्भ में व्यक्तिगत स्तर पर भ्रष्टाचार के कोई आक्षेप नहीं, योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में आक्षेप नहीं। दोनों ही साहसिक फैसले के लिए जाने जाते हैं। पर क्या योगी आदित्यनाथ के रूप में आप एक विजनरी लीडर को देखते हैं जो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचता है, एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता है, एक दीर्घ अवधि के संदर्भ में योजनाएं बनाता है? जैसे नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो 2047 की बात करते हैं, दुनिया के संदर्भ में बात करते हैं। इस स्तर पे योगी आदित्यनाथ कहीं खड़े होते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए योगी जी और मोदी जी में ये इस बात की तो मैं समानता आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि भ्रष्टाचार के आरोप अडानी जी वाला छोड़ दीजिए, वो एक राजनीतिक, और फिर जब वहां आके पार्टी को और बहुत सी चीजें होती हैं उसको संदर्भ अलग हो जाएगा, बहस लंबी हो जाएगी। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, निजी तौर पर न मोदी जी पे अभी तक कोई आरोप लग पाया और न योगी जी पर। भले ही उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की और शिकायतें हो सकती हैं और किसी पर लग सकते हैं, लेकिन योगी जी के ऊपर ये भ्रष्टाचार का कोई आरोप अभी तक न लगा है और न ही अभी ऐसी कोई दिखाई देता है कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया है कि भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने का काम किया हो। ऐसा भी उन्होंने नहीं किया, ये मोदी ने भी नहीं किया। ये एक समानता है। लेकिन जहां तक अगर दृष्टिकोण के एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मोदी जी ज्यादा मजे हुए, ज्यादा अनुभवी, ज्यादा उनके पास राजनीतिक विजन या वो विजनरी व्यक्ति हैं अपेक्षाकृत योगी जी के। लेकिन जहां ये भी बात समानता है कि वो अगर दृढ़ निर्णय लेने वाले हैं, कड़े निर्णय लेने में हिचकते नहीं है, वो योगी जी भी नहीं हिचकते हैं। निर्णय ले लिया, जो कह दिया या जो एक स्टैंड ले लिया, अगर एक कदम आगे बढ़ गए तो फिर पीछे उस पर बढ़ते हैं तो सोच समझ के, और जब बढ़ गए तो फिर पीछे हटने की बात नहीं होती है। ये मोदी जी में भी है, योगी जी में भी है।
लेकिन जहां विजनरी का बात है या विजन में अगर देखा जाए कि वो एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उसके कारण भी है, बहुत से कारण हैं। उसका कारण है कि योगी जी एक मठ के मठाधीश रहे, 4-5 बार सांसद जरूर रहे हैं लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण उनका उतना साफ या उतना खुला हुआ नहीं रहा, या वो उनको मैदान नहीं मिला जो मोदी जी के साथ रहा है। तो ये एक अंतर है, ये एक अंतर है। तो कुल मिलाकर अब हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लगातार मिल रही जीत में योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी भूमिका रही है और वह भूमिका उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक संभावनाशील नेता के तौर पर स्थापित करती है। नरेंद्र मोदी का स्थान अभी रिक्त नहीं है, पर नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो लोग योगी आदित्यनाथ को देखने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ एक ईमानदार, दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्पवान नेता के तौर पर तो दिख रहे हैं, पर इसके साथ साथ एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ सोचने और क्रियान्वित करने वाले नेता के तौर पर शायद उन्हें अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है। वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उम्मीदें जगाई थी, पर योगी आदित्यनाथ क्या उत्तर प्रदेश का वैसा कायाकल्प कर पाएंगे जिसके चलते लोग उत्तर प्रदेश मॉडल को देश में लागू करने की अपेक्षा कर पाए? हमें इंतजार है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर संभावना को लेकर कुछ यूं है कि जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, कि जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर। ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की। जमील बजरी ने क्या कमाल की बात कही थी। तो जिसको रोशनी फैलानी है वो रोशनी फैला ही देगा, हवाएं कितनी भी तेज क्यों न चले। उम्मीद है योगी आदित्यनाथ एक संभावना के तौर पर देखे जाने लगे हैं, कुछ ऐसे काम करेंगे कि ये संभावना आने वाले समय में शायद साकार रूप में भी दिखाई दे। बहरहाल आज की चर्चा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।